वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको केमिस्ट्री के बारे में जो मॉक टेस्ट करवाया था हमने आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में करवा दिया। दैट वाज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द 11th केमिस्ट्री एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द 12th केमिस्ट्री। दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मैंने इसके आपको हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं और काफ़ी एडवांस में वीडियो भी आपको दिए थे हाई लेवल के। तो ये एनसीईआरटी का है, तो इसमें ख़ास कुछ चीज़ें दी हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो के थ्रू करा रहा हूँ। तो इसका भी हम मॉक टेस्ट रखेंगे। सो गो थ्रू द इक्वेशन बाय B.I. लेनिन फ्रॉम द लिविंग परसेप्शन टू एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड फ्रॉम दिस टू प्रैक्टिस। So by now we have learned the basic principle of chemistry and realize the influence of every sphere of life. तो बेसिक प्रिंसिपल का चैप्टर आपको मैंने करवा दिया था और उनका क्या इन्फ्लुएंसेस हैं लाइफ में केमिकल्स का, वो भी आपको समझ आ गया था। सो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री जो है उनको यूज़ किया जा रहा है फॉर बेनिफिट टू द मैनकाइंड। सो मानवता को बेनिफिट हो, उससे लाभ हो, इसलिए इसको यूज़ किया जा रहा है। थिंक ऑफ क्लीनिंगनेस, सफाई, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, हाउस होल्ड ब्लीचेस हैं, टूथपेस्ट हैं, ये सब केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री से ही आते हैं। लुक टुवर्ड द ब्यूटीफुल क्लॉथ जो है इमीडिएटली केमिकल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर यूज मेकिंग द क्लॉथ, सिंथेटिक फाइबर आ गया। फूड मटेरियल अगेन नंबर ऑफ़ द केमिकल जो है हमने ढूंढ लिए हैं जिससे वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। मेडिसिन्स में बीमारी को हो जाए उसका इलाज हो जाता है, चाहे वो उसके बाद फ्यूल हो, रॉकेट प्रोपेलेंट हो, बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो, तो हर जगह केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दिस इज़ इट्स इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें करेंगे ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो केमिस्ट्री जो है ड्रग्स केमिकल्स में भी हेल्प करती है। तो ड्रग्स से मैंने बायो का डिटेल टॉपिक करवा दिया था, डिटेल ऑफ ड्रग्स, उसके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, ड्रग एडिक्शन, तो वो भी आप उससे भी डिटेल देख सकते हो। इसमें थोड़ा ब्रीफ ही है। ड्रग्स केमिकल्स होते हैं जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 से 500 यूनिट। सो इनका वेट कम होता है और इंटरेक्ट विद द मैक्रो मॉलिक्यूल टारगेट एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर इंटरेक्ट करके आपको रिएक्शंस करवाते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज़ थेरेप्यूटिक एंड यूज़फुल केमिकल, उसको कहते हैं मेडिसिन। जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर यूज़ करें केमिकल तो उसको मेडिसिन कहते हैं। और एंड यूज़ इन डायग्नोस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मोस्ट ऑफ ड्रग यूज़ इन मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन, ज़्यादातर वो पॉइजन्स हैं। इफ़ टेकन डोज हायर देन रिकमेंडेड, तो उससे डेथ भी हो सकती है। सो केमिकल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी, जैसे कैंसर में करते हैं। डायरेक्ट केमिकल हम हाई डोज के इंजेक्ट कर देते हैं इंट्रावेन और इंट्रामस्कुलर। अब ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिक ऑफ द फार्मास्यूटिकल फैक्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फार्मास्यूटिकल फैक्ट जो है यूज़फुल फॉर डॉक्टर, इट प्रोवाइड देम द होल रेंज ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शन के लिए, माइक्रोब की ग्रोथ रोकती है। ये क्लासिफिकेशन आ गई। एक होती है एंटीपायरेटिक, दिया नहीं है, वो बॉडी टेम्परेचर कम कर देती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग एक्शन, कैसे एक्शन करती है उस हिसाब से वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स हैं। जैसे हिस्टामीन है, वो क्या करती है, आपकी एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्स करेंगी, हिस्टामिन की रिलीज़ कम कर देंगी मास्ट सेल से और बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन रुक जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, किसकी बनी है उसको देखते हैं। जैसे सल्फामाइड है, कॉमन स्ट्रक्चर फीचर है इसका, तो सल्फा ड्रग है या नाइट्रो कंपाउंड कंटेनिंग कर रही है, बेंजो कर रही है, तो वो केमिकल बेसिस है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल टारगेट, ड्रग्स जो इंटरेक्ट विद द बायोमॉलिक्यूल एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कहाँ टारगेट करती है, तो ये टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर जो हैं दिए गए हैं, सेम मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द ड्रग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल टारगेट जो है काफ़ी यूज़फुल है आपको, जो केमिस्ट हैं जो मेडिसिन्स आपको देते हैं या केमिकल जो इंडस्ट्रीज है उसमें हेल्प करती है। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, तो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। आपकी बॉडी में चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स है, विटामिन है, हार्मोन है, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं
और बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रोटीन है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करते हैं, इसको एंजाइम कहते हैं। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी, जो क्रूशियल है जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं इसको रिसेप्टर कहते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसके पोलर एंड होते हैं, मॉलिक्यूल को लेके जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सेल काम करता है। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन की। फास्फोलिपिड बाइलेयर आपको करवा दिया। सो ये ऐसे इसका रोल है। एंजाइम एज ड्रग टारगेट, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के बारे में डिटेल में वीडियो दे दिया था मैंने। सो इंट्रैक्शन विद ड्रग एंड एंजाइम का आप देख सकते हो। एंजाइम कैटालिसिस की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। फर्स्ट फंक्शन एंजाइम का है सबस्ट्रेट है जिसको उसने तोड़ना है उसको होल्ड करके रखता है। एक्टिव साइट होती है एंजाइम की जो सबस्ट्रेट को पकड़ के रखती है। सो उसमें इंट्रैक्शन होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड जो है बनते हैं। सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रू द वैरायटी ऑफ इंट्रैक्शन, जैसे आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। तो इससे जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट जुड़ जाती हैं। जो एंजाइम है सबस्ट्रेट है, यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है ES, उसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट। सेकंड फंक्शन एंजाइम का है जो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, डैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन, और ड्रग एंजाइम की इंट्रैक्शन क्या है, ड्रग्स जो है इनहिबिट द एनी ऑफ अबव मेंशन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, रोक देती है। दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को रोक देती है और एंजाइम से बाइंड करना। और इनहिबिट द कैटालिटिक एक्शन, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। ड्रग जो इनहिबिट करती है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन 2 वे। तो इसमें कम्पिटिटिव आता है, कई बार जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉपी कर लेता है इसका इनहिबिटर और कंपटीशन आ जाता है। जैसे ड्रग है जैसे सबस्ट्रेट है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लगेगा, तो अगर ड्रग की ज़्यादा कंपोजिशन होगी तो उसका सबस्ट्रेट उससे जुड़ेगा नहीं, उसमें इंट्रैक्शन होगी, डैट इज़ कॉल्ड द कम्पिटिटिव। सम ड्रग जो है जो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करती, डिफरेंट साइट के बाइंड करते हैं, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। दिस बाइंडिंग इनहिबिट द एलोस्टेरिक साइट, इनहिबिटर होते हैं और वो एक्टिव साइट को चेंज कर देती है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट है, जहाँ एलोस्टेरिक साइट पे कुछ मॉलिक्यूल जुड़ गए वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इफ़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड कैनॉट बी ब्रोकन ईजिली, देन द एंजाइम इज़ ब्लॉक्ड परमानेंटली, उसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कई बार ऐसे इनहिबिटर मॉलिक्यूल होते हैं वो परमानेंटली बाइंड कर लेते हैं, जैसे साइनाइड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेटरी एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। सो इनहिबिशन 3 तरह की होगी, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक। रिसेप्टर ड्रग एज टारगेट, रिसेप्टर जो है प्रोटीन्स हैं डैट आर क्रूशियल बॉडी कम्युनिकेशन, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन इन सच ए वे डैट देयर स्मॉल पार्ट possessing active site project out the surface of membrane and open the outside region of the membrane। सो ये रिसेप्टर है, आधा बाहर होगा, इंटरनल बनाएगा, इंटीरियर साइड जाएगा, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। सो ये दिया हुआ रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड है सेल के अंदर। एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर जो ओपन करती है आउटसाइड रीजन पे, यहाँ पे कोई जो मॉलिक्यूल है लाइगेंड बाइंड करेगा और रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा, फिर उसमें चैनल ओपन होंगे, कोई केमिकल अलाउ होगा ऐसे। सो इन द बॉडी जो मैसेज बिटवीन द 2 न्यूरॉन डैट बिटवीन द 2 न्यूरॉन टू मस्कुलर इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल, इसको हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर। सो रिसीव के बाइंडिंग साइट जो है रिसेप्टर के उसको बाइंड कर जाते हैं। अकोमोडेट एंड मैसेंजर शेप जो ऑफ द रिसेप्टर उसके अकोमोडेट करते हैं, उसके साथ मैच करते हैं। दिस ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ द मैसेज इनटू द सेल, उसके थ्रू सेल के अंदर मैसेज आता है। सो द केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू सेल विदाउट इंटरिंग, तो ये वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन है या स्टीरॉयड है वो डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, न्यूक्लियस तक चले जाते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। बट जो प्रोटीनिशियस जो हार्मोन्स हैं या कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, वो मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ बाइंड करेंगे और अंदर के रिसेप्टर को एक्टिव कर देंगे क्योंकि वो खुद अंदर नहीं जा सकते। जैसे देख सकते हैं इंटीरियर सेल है, बाइंड हो गया, अंदर मैसेज चला जाएगा, फिर जहाँ सेकंड मैसेंजर होते हैं वो मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं। जैसे इसमें आ जाता है डैग, साइक्लिक AMP, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं आपके सेकंड मैसेंजर हैं। सो देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द डिफरेंट रिसेप्टर इन द बॉडी डैट इंटरेक्ट with a different chemical messenger. So these receptors show selectivity
फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर, सिलेक्टिविटी होती है इसलिए जो बाइंड कर जाते हैं। सो ड्रग्स जो हैं डैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्टिक होती हैं जो उसका नॉर्मल एक्शन रोकेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागोनिस्टिक रोल है, एक ब्लड में कैल्शियम कम करेगा, एक बोन में कैल्शियम बढ़ाएगा, तो ऐसे ये काम करते हैं। सो दीज आर यूज़फुल व्हेन ब्लॉकिंग मैसेज रिक्वायर्ड, जब मैसेज को ब्लॉक करना हो तो ये यूज़फुल है। तो देयर आर द अदर टाइप ऑफ ड्रग डेट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग द रिसेप्टर, कई होती हैं वो मिमिक कर जाती हैं, इसको कहते हैं एगोनिस्ट। तो दीज आर यूज़फुल व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। एंटागोनिस्टिक होती है जो उल्टी चलेंगी, जो एगोनिस्ट होती हैं वो उसके साथ ही काम करती हैं। जैसे आपका नेचुरल कोई रिसेप्टर नहीं है, लाइगेंड मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल देकर भी हम वो रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है थेरापीटिक एक्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। थेरापीटिक क्या एक्शन है ड्रग्स का, ये आगे आप देख सकते हो। जैसे एंटासिड है, एंटासिड आपको बताया था मैंने, एसिड कम करती है HCl, स्टमक में इरिटेशन हो जाती है, HCl प्रोड्यूस होता है, अल्सर बन जाता है। 1970 में ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी को किया गया था एंटासिड का एडमिनिस्ट्रेशन से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ द एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया था। अगर एक्सेसिव इसको दे और स्टमक में अल्कलाइन बन जाता है और उस प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड की भी बन जाती है। सो मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टरनेटिव है इसके लिए। डू नॉट इंक्रीज pH अबव न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी के ऊपर pH नहीं जाने देते। सो दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल ओनली सिम्टम एंड डू नॉट कोज, ये सिम्टम ही कंट्रोल करती है, कोज नहीं। सो दीज आर द मेटल साल्ट। पेशेंट कैन नॉट ट्रीटेड ईजिली इन एडवांस स्टेज, द अल्सर जो है उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, फिर उसको ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ सकता है। सो मेजर जो ब्रेक थ्रू है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपर एसिडिटी वो हमें आया डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू विच ए केमिकल हिस्टामीन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। तो ड्रग जो है सिमिटाडीन जो टैगमेंट है वाज डिज़ाइन टू प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्टमक। दिस रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रग वाज सो मच दैट इट रिमेन्ड द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल द ड्रग रिंटाडीन जो जेंटेक है वो डिस्कवर हुई। तो जो आपकी टैगमेंट है जो सिमिटाडाइन है जो फर्स्ट ड्रग थी, तो इसमें वो आर्टिफिशियल एंटासिड है उसका इफेक्ट रोका था, ये हिस्टामिन के साथ ब्लॉक कर देती है इसको, तो HCl प्रोडक्शन रुक जाती है। तो ये इसका रोल है। ये हिस्टामिन है, ये सिटिडामाइन है जिसके साथ ब्लॉकेज करवा देती है। ये रिंटाडीन है, रिंटाडीन बाद में आई है। रिंटाडीन आपने सुनी होगी, काफ़ी देते हैं डॉक्टर। एंटीहिस्टामिन जो होती हैं ये वैसोडाइलेटर है, ब्लड कैपिलरी का वॉल्यूम बढ़ा देंगी। वेरियस फंक्शन है इसके, स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कराती है, ब्रोंकियाई में गट एंड रिलैक्स अदर मसल सच एज दोज इन द बॉल ऑफ द फाइन ब्लड वेसल। हिस्टामिन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेज़ल कंजेक्शन, जब कॉमन कोल्ड हो जाता है कंजेशन हो जाती है, एलर्जी में जो सांस फूलने लगती है, अस्थमा में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बंद हो जाता है। सो सिंथेटिक ड्रग्स जो है जैसे ब्रोमोफिनामाइन है, डिमटेप है और टेफ्रेडाइन है, सेल्डेन है, ये एंटाहिस्टामिन है एंड दे इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ द हिस्टामिन बाय competing with histamine for binding site of receptor where the histamine exert its effect। तो ये जो ड्रग्स हैं हिस्टामिन का इफेक्ट कम कर देती हैं। नो द क्वेश्चन राइज वाई डू अबव मेंशन एंटी हिस्टामिन डू नॉट अफेक्ट द सक्रीशन ऑफ एसिड इन द स्टमक, क्यों नहीं करती? रीज़न है क्योंकि दैट इज़ द एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड जो ड्रग है वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, क्योंकि इनके रिसेप्टर जो हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये ब्रोमोफिनामाइन है, ये टेफ्रेडाइन है, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दवाई है मेडिसिन है इसको कहते हैं ट्रांसक्यूलाइजर एंड एनाल्जेसिक जो है ये न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स हैं। दिस अफेक्ट द मैसेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फ्रो द नर्वस सिस्टम रिसेप्टर, जो ब्रेन को कंट्रोल करती है। ट्रांसक्यूलाइजर जो हैं ये केमिकल कंपाउंड है जो स्ट्रेस के लिए माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिसीज़ आ जाती हैं और एंजाइटी से रिलीव करवाती हैं। स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग द सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो उसको अच्छा लगता है अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में है तो ये मेडिसिन देते हैं, स्ट्रेस इरिटेबिलिटी को कम करती है। दे फॉर्म एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल, नींद की जो दवाई होती है। देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसक्यूलाइजर, उनके फंक्शन डिफरेंट हैं। जैसे
नोराडी एल्ड्रालीन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है और प्ले रोल करती है इन मूड चेंज, स्ट्रेस में उसका मूड ठीक करेगी। इफ़ द लेवल ऑफ द नोर एल्ड्रालीन जो है इज़ लोअर देन सम रीज़न, फिर सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी लो हो जाती है और बंदा स्ट्रेस में चला जाता है। सो इन सच सिचुएशन जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देनी ज़रूरी हो जाती है, जो इनहिबिट कर देती है एंजाइम को जो कैटालाइज करता है डिग्रेडेशन ऑफ द नोर एड्रेनालिन। सो नोर एड्रेनालिन का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में तो बॉडी स्ट्रेस में चल जाएगी। तो जो ड्रग्स होती हैं एंटी डिप्रेसेंट होती हैं जो उस एंजाइम को कम कर देती है जो नोर एड्रेनालिन को कैटालाइज करता है। इफ़ एंजाइम इज़ इनहिबिटेड तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है स्लो मेटाबोलाइज एंड कैन एक्टिव इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड, फिर उसके जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये इप्रोडाजिड है और फिलानाडिज है, इसको नारडिल कहते हैं, ये सारी एंटी डिप्रेसेंट हैं। सम ट्रांसकुलाइजर जो हैं जैसे क्लोरा डाइज़ापोक्साइड है और मेफ्रोबोमेट है, ये माइल्ड ट्रांसकुलाइजर हैं एंड सूटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन, जो कुछ टेंशन में या थोड़ी सी स्ट्रेस है तो उसको ये दे देते हैं। इक्वलिन इज़ अ यूज इन कंट्रोलिंग द डिप्रेस्ड एंड हाइपरटेंशन, अगर वो डिप्रेशन में है और उसका बीपी भी बढ़ रहा है तब उसको देते हैं, जिसके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं तीनों। ये तीनों ड्रग्स जो हैं जो माइल्ड काम करती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद डेरिवेटिव जो होता है बारबुटेरिक एसिड, जो बारबुटेरिक एसिड है ये भी यही काम करता है। बैरोनल है, एमिटल है, न्यूबाटल है, ल्यूमिनल एंड द सेकंड कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ट्रांसकुलाइजर। तो दीज आर द डेरिवेटिव दैट इज़ कॉल्ड बारबुटेर्स, इसको कहते हैं। और ये हिप्नोटिक होते हैं, डैट इज़ द स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट, इससे नींद आ जाती है। सम ऑफ अदर सब्सटेंस यूज एज ट्रांसकुलाइजर जैसे बैलियम एंड सेरोटोनिन, ये भी ट्रांसकुलाइजर हैं। तो ये अपना एग्जांपल याद कर लेनी है और इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है डैट इज़ द एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होती है जो पेन को कम कर देती है। सो इनकोडेशन और पैरालिसिस आ जाता है कई बार, उसको ये अफेक्ट करती है। सो नॉन नारकोटिक्स होती हैं जिसकी आदत नहीं पड़ती, वो नॉन नारकोटिक्स हैं। कई होती है उसकी आदत पड़ जाती है, वो नारकोटिक्स होती हैं। नॉन नारकोटिक्स हैं जो नॉन एडिक्टिव है, तो इसमें एस्पिरिन आ जाती है, सबसे कॉमन है। और उसके बाद पैरासीटामोल जो है ये काम करेगी। एंटीपायरेटिक भी है ये आपका बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर देती है। नारकोटिक्स है, इसकी आदत हो जाती है और ये पॉइजनस हो जाती है। इसमें मॉर्फिन है जिसको अफीम कहते हैं और ये भी पेन कम कर देती है। ये ओपिएटिक डेरिवेटिव है, ओपियम प्लांट से जाती है। सो दीज एनाल्जेसिक आर चीफली यूज फॉर रिलीफ प्रोस्पेक्टिव पेन, कार्डियक पेन और टर्मिनल कैंसर एंड चाइल्ड बर्थ। जब काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, कैंसर की पेन होती है, हार्ट की पेन होती है, तब इन मेडिसिन को दिया जाता है। तब नॉर्मल जो पेन किलर काम नहीं करती। तो ये देख सकते हैं मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, ये सारी नारकोटिक आपकी एनाल्जेसिक्स हैं और ये ओपियम डेरिवेटिव्स हैं और इसकी आदत हो जाती है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन करती है उसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, इन्फेक्शन करती है। जैसे बैक्टीरिया को कम करने वाली है एंटी बैक्टीरियल, फंगस के लिए है एंटी फंगस, वायरस के लिए है एंटी वायरल और सम पैरासाइटिक के लिए एंटी पैरासिटिक्स है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ये इसकी क्लासेस हैं। एंटीबायोटिक ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली फंगस एंड बैक्टीरिया करते हैं, जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब को ख़त्म कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। सो सर्च फॉर केमिकल डैट वुड एडवर्सली इफेक्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरिया व्हाट नोट द होस्ट। 19वीं जो सदी थी उसमें काफ़ी रिसर्च चली थी। पॉल एलरिक थे जर्मन के बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसने आइडिया दिया था। उसने आर्सेनिक बेस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिप्लिस। सिप्लिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके लिए उसने किया था फार्मूला। डेवलप मेडिसन द एस्प्रेडामाइन नोन एज द सेल्वरेसन। तो एनलिक को नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। इट वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिप्लिस के लिए था। तो द सेल्वरेसन जो टॉक्सिक है ह्यूमन बींग के लिए, इट्स फैक्ट्स जो हैं काफ़ी हैं इसके। बैक्टीरिया स्पायरोचीट हैं विच को द सिप्लिस इज़ मच ग्रेटर देन द ह्यूमन बींग। सो एट द सेम टाइम एनलिक वर्किंग ऑन द एजोडाई आल्सो ही नोटेड दैट देयर आर सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्वरेसन एंड एजोडाई। उसने देखा था इसके स्ट्रक्चर भी मैच करते हैं, इसमें AS लिंकेज है दोनों में, NN लिंकेज से रिजेंबल कर देती है।
तो दिस नोटेड दैट द टिश्यू गेटिंग कलर्ड बाय डाई सेलेक्टिवली। तो एनलिक ने सर्च की फॉर कंपाउंड विच रिजेंबल इन स्ट्रक्चर टू एजोडाई सेलेक्टिवली बाइंड द बैक्टीरिया। फिर 1932 में उस सक्सीड हुआ था, उसने फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाई थी जिसको कहते थे प्रोटनोसिल, विच रिजेंबल द स्ट्रक्चर कंपाउंड सेल्वरेसन, उससे रिजेंबल करती थी। और उस डिस्कवर किया था बॉडी प्रोटनोसोल कन्वर्टेड इन द कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड द सल्फेनामाइड, सल्फेनामाइड में कन्वर्ट हो गया जो काफ़ी रेयर कंपाउंड है। सो द सल्फा ड्रग डिस्कवर हुई, लार्ज रेंज ऑफ सल्फामाइड अभी हमने सिंथेसाइज कर लिए हैं, तो उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो सल्फामाइड का काफ़ी ज़्यादा रोल था, तो रियल रेवोल्यूशन जो इसका आया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। उसने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलिन जो फंगस है वो कुछ केमिकल्स क्रिएट करता था, वो एंटीबैक्टीरियल था। तो आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन इस कंपोनेंट को किया था, ऑन द ट्रायल रिस्क करके किया था, तो वो सक्सेसफुल रहा था। सो बैक्टीरियासीडल है, पेनिसिलिन है, अमाइनोग्लिसाइड है, ऑल्फाक्सलिन है, और बैक्टीरियोस्टैटिक है, रिथोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकील है। तो जो सीडल हैं वो किल करेंगी, जो स्टैटिक है वो ग्रोथ को रोक देंगी। सो सीडल एंड स्टैटिक दो तरह की ये एंटीबायोटिक होते हैं, जहाँ तो वो ग्रोथ रोक देती हैं, जहाँ तो उसको किल कर देंगी। सो द रेंज ऑफ द बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म that are affected by certain antibiotic is expressed as its spectrum of action। तो एंटीबायोटिक का देखा गया था उसका क्या रोल है, यानी जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो कितनी बीमारियों को ठीक कर रही है, तो उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कई मेडिसिन होती हैं सिर्फ कुछ ही के लिए काम करती हैं, जैसे इफेक्टिवली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसको कहते हैं नैरो रेंज। तो इफ़ इफेक्टिव अगेंस्ट द सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ दे आर रेफर्ड द लिमिटेड, उसकी लिमिटेड रेंज आ जाती है। सो जैसे पेनिसिलिन जी है उसकी नैरो स्पेक्ट्रम है, एम्प्लासिन है, अमोक्सिलिन है, पेनिसिलिन की मॉडिफिकेशन है, सो दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द टेस्ट ए पेशेंट फॉर सेंसिटिविटी एलर्जी टू पेनिसिलिन बिफोर इट एडमिनिस्ट्रेटेड। तो पेनिसिलिन की एलर्जी पहले देखी जाती है, कई बार एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, फिर उसको देते हैं। पेनिसिलिन जो है मैन्युफैक्चर्ड एट हिंदुस्तान एंटीबायोटिक इन पिंपरी एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, वहाँ ये सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद आता है क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल जो है जो 1947 में आइसोलेट किया था, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और जीआईटी इन्फेक्शन हो जाए, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ग्रो करे तब भी यूज़ करते हैं, ओरली दिया जाता है। टाइफाइड में, डिसेंट्री में, फीवर हो जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन में स्वेलिंग, मैग्नाइटिस हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो इसका रोल है। इसमें बेनकोमाइसिन एंड ऑल्फैक्सिन जो हैं अदर इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक जैसे डिसडाजरीन है, रिपोर्टेड टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल। सो ये कैंसर सेल के लिए भी इफेक्टिव है कई एंटीबायोटिक। तो जनरल स्ट्रक्चर पेनिसिलिन एंड क्लोरोफेनिकिल का आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिटेल दी हुई है इसमें, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इस बुक से। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जो हैं ये केमिकल्स हैं, ये किल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब को। एंटीसेप्टिक जो है लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है, बूंद हो जाए, जख्म हो जाए, कट लग जाए, अल्सर हो जाए, वहाँ लगाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे फुरासीन है, सोफ्रामीसिन है। दीज आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक, ये खा नहीं सकते, सिर्फ बाहर लगाते हैं इसको। एंटीसेप्टिक जैसे डेटोल है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलिनोल है एंड टेरपिनोल, ये केमिकल इससे मिले। बेथिनोल है, ये बेथिनल कंपाउंड कहते हैं इसको। सोप में भी ऐड किया जाता है, ये डेटोल सोप आपने सुना होगा। तो आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है। 2-3% ऑफ जो सोल्यूशन इन द अल्कोहल वाटर मिक्स नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर भी सुना होगा, ये जख्म के ऊपर लगाते हैं। आयोडोफॉर्म जो है यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक, इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट आपने सुने होंगे जो टॉयलेट में यूज़ किए जाते हैं, फ्लोर के लिए, ड्रेनेज के लिए। तो इसमें आपका आ जाता है 2% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसको आपको फिनाइल कहते हैं, ये काफ़ी पुराना है। क्लोरीन इज़ द कंसनट्रेशन 0.2-0.4 ppm, जो एक्व सोल्यूशन में दिया जाता है। एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड जो लो कंसनट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट है।
तो अभी इसके काफ़ी हैं, लाइजोल आ गया, आपके कॉलिन आ गया, उसके बाद हाइपर हार्पिक आ गया, ये सारे इसके ब्रांड नेम हैं। उसके बाद आते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या हैं? एंटीबायोटिक रेवोल्यूशन जो आया है प्रोवाइडेड लॉन्ग हेल्थी लाइफ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ गई है, इंक्रीज़ द पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, कई बीमारियों से लड़ने की पावर बढ़ गई है। तो इससे जो लोग हैं उसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी डेथ रेट कम हुआ है, नेटेलिटी बढ़ी है, मोटेलिटी रेट कम हुआ है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, यानी बच्चों में डिफरेंस रखना, फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको रोकना, इसके लिए भी मेडिसिन्स हैं, उसको कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये हार्मोन्स के मिमिक होते हैं जो अब नॉर्मल हार्मोन बढ़ा देंगी और ओवुलेशन रोक देंगी या फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगी। तो इसमें ड्रग्स हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो ये हार्मोन्स ही हैं, ये प्रोजेस्टेरोन सप्रेस द ओवुलेशन, अंडा नहीं निकलने देता। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव जो है इसमें नोरिडेंड्रोन है, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, इसको काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, इसको कहते हैं एथिल एस्ट्रोडायल नोवास्ट्रोल, इसका ब्रांड नेम है, जिसके केमिकल्स फार्मूले देख सकते हो। उसके बाद है केमिकल्स इन फूड। अब आपका जो खाना है उसमें भी केमिकल्स हैं। फूड कलर आ गया, फ्लेवर एंड स्वीटनर, फैट एमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लावर इम्प्रूवर, एंटी सेटलिंग एजेंट एंड ब्लीचर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड, ये सारे फूड में आते हैं। एक्सेप्ट फॉर द केमिकल ऑफ कैटेगरी नंबर 7, नॉन ऑफ अबव एडिटिव हैज़ वी न्यूट्रिटिव वैल्यू, सिर्फ इसको छोड़ के कोई न्यूट्रिशन नहीं है। दीज आर एडेड आइदर टू इंक्रीज़ द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड फूड और कॉस्मेटिक पर्पस, या तो कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं या तो सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, जो नेचुरल शुगर जो चीनी है उससे ज़्यादा स्वीटनर हैं, जैसे इसमें आ जाता है ऑर्थो सल्फोबेंजाडामाइन, इसको सैक्रिन भी कहते हैं। पॉपुलर है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। 1879 में डिस्कवर हुआ था। ये 550 टाइम ज़्यादा जो गन्ने की जो चीनी होती है उससे ज़्यादा ये स्वीट होता है। तो इंटायरली नट एंड हार्मलेस है जब इसको लेते हैं। इट यूज़ द ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पर्सन हु हैव नीडेड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी। तो ये जो अपने कैलोरी फ्री जो शुगर फ्री टैबलेट्स है इसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का देख सकते हो, एस्पर्टामेट है, सैक्रिन है, सुक्रालोज है। इसकी पोटेंसी कितनी है? 100 है, 550 है, 600 है। सो जो आपका सुक्रालोज है सबसे पोटेंट है ये। सो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है एलिटामेट, सबसे ज़्यादा है, 2000 गुना ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड को ख़राब नहीं होने देते, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स के लिए सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट जो है लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है। जो अचार है, मुरब्बे हैं, उसको स्कंजबी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, ख़राब नहीं होने देंगे, इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। बैक्टीरियल एक्शन कम कर देंगे, जैसे हाइड्रोक्सीटोलिन है, BHT ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल है, BHA, एडिशन ऑफ BHA टू द बटर इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। तो इसे मक्खन के साथ मिला देते हैं, मक्खन ख़राब नहीं होता है। BHT और BHA अलॉन्ग विद सिट्रिक एसिड, और इससे मोर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। SO2 एंड सल्फाइट आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन एंड बियर, शुगर सिरप, कट पील्ड और ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल। सो ये उसके ऊपर लगा देते हैं, इससे जो सब्जियों को काटा भी जाए या फ्रूट को जे लगा देते हैं केमिकल्स, इससे वो ख़राब नहीं होते। उसके बाद है क्लींजिंग एजेंट, जो सफाई के लिए काम आते हैं। तो इसमें आपके सोप आ जाते हैं। सोप आपको पता है ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से जो फैट्स की करवाते हैं तब बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, ये आपको मैंने करवाया है ऑलरेडी। सोप आर जो डिटर्जेंट हैं लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। सोप यूज़ इन क्लीनिंग पर्पस आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जैसे स्टीरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है। सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट, ग्लिसरॉल एस्टर और फैटी एसिड विद एक्वस NaOH सोल्यूशन। इस रिएक्शन को कहते हैं स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। सोप जो है काफ़ी तरह के हैं, जैसे टॉयलेट सोप हैं, टॉयलेट में यूज़ किया जाता है। इसमें फ़ैट एंड ऑयल
केयर इज टेकन टू रिमूव द एक्सेस ऑफ अल्कली कलर एंड परफ्यूम देते हैं। सोप डैट फ्लोट इन वाटर एंड मेड बीटिंग टाइनी एयर बबल बिफोर देयर हार्डनिंग। ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय डिज़ोल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड वेपराइजिंग। जैसे आपका पियर सोप है, इसके आर पार हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। मेडिकेटेड सोप है जो मेडिसिन्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे एंटी फंगल्स हैं, डिओड्रेंट वाले हैं, ये हैं। सोप चिप आर मेड बाय रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू द कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीस। सोप ग्रैनुअल जो हैं उसके दानों में भी सोप आ जाता है। तो ये डिफरेंट ये टाइप्स हैं सोप के, यूज़ कर सकते हैं। वाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? सोप जो है हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, तो इनसॉल्युबल होता है इसके साथ, इसलिए ये इसको तोड़ नहीं सकते। दीज इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज कम इन वाटर एंड यूजलेस इन क्लीनिंग। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हार्ड वाटर में सफाई नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट दीज हिंड्रेंस हैं गुड वाशिंग बिकॉज प्रेसिपिटेट अडर ऑन द फाइबर एज अ क्लॉथ ऑफ गमी मास। हेयर वॉश विद द हार्ड वाटर लुक डल बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट। हार्ड वाटर से अब हम हेयर को वॉश करेंगे तभी आपको डल अपीयरेंस लगेगी। डाई डज नॉट अब्जॉर्ब इवनली ऑन क्लॉथ वॉश विद सोप यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ दिस गमी मास। तो ये प्रेसिपिटेट बना देता है, इसलिए हार्ड वाटर के लिए ये यूज़फुल नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव आपके पास आ जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसका क्लीनिंग इफेक्टिविटी ज़्यादा है, ये हार्ड वाटर के लिए भी काम करती है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो हैं 3 कैटेगरी के हैं, एनॉइनिक है, केटोइनिक है, नॉन आयनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अनॉइनिक है, देख सकते हो, सोडियम सल्फोनेटेड है, अल्कोहल हाइड्रोकार्बन, तो ये इसके टाइप्स लिख सकते हो। केटोनिक में केटाइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्वाटनरी अमोनियम साल्ट है, इसमें एसीटेट्स हैं, क्लोरीन है, ब्रोमाइड है। और नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक में डू नॉट कंटेन एनी आयन, कोई चार्ज नहीं होगा इसमें। तो इसमें आ जाते हैं बेन स्टीरिक एसिड रिएक्ट करता है पॉली इथिलीन ग्लाइकोल। सो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो हैं ये नॉन आयनिक टाइप है, जो डिश वॉश है विम आ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट सेम डैट ऑफ द सोप, उसी तरह के है। तो दीज आल्सो रिमूव द ग्रीस एंड ऑयल बाय मिसाल फॉर्मेशन, मिसलर फॉर्मेशन करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है डिटर्जेंट का यूज़ करने का, क्योंकि इफ़ देयर हाइड्रोकार्बन चेन इज़ हाईली ब्रांच then the bacteria cannot degrade it easily. Slow degradation of detergent lead to the accumulation effluent containing detergent river pond तक चले जाती है, जिसमें माइक्रोब ग्रो करते हैं। इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते, यूट्राफिकेशन कहते हैं। So these days the branching of hydrocarbon chain is control kept in minimum. तो अनब्रांच चेन जो बायोडिग्रेडेबल है, तो बायोडिग्रेडेबल आपके जो मैं कहता हूँ जो डिटर्जेंट है वो आ रहे हैं। तो लास्ट में वी हैव समरी फॉर द होल डिस्कशन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा, इफ़ेक्टिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और काफ़ी आपको ये हेल्प करेगा। सो हम इसका रखेंगे आगे मॉक टेस्ट भी। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और इसके जो फार्मूलेज हैं वो लिख लेना, केमिकल्स हैं, और आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव में। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना, ताकि और मोटिवेटेड वे में आपको वंडरफुल वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द एग्जाम।